गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 26। सब्जेक्ट है आपका सामाजिक विज्ञान, कक्षा 7वीं और डेट है 18 जनवरी। मुगल साम्राज्य। तो स्टूडेंट्स, हमने मुगल साम्राज्य में अब तक क्या पढ़ा था? हमने जो मुगल्स थे, ठीक है, उनके बारे में जाना था। मुगल्स के बारे में एक तो हमने बात ये जानी थी कि इनके दो वंशज थे, एक तैमूर, ठीक है, और दूसरा क्या था? दूसरे का जो नाम था वो था, उनको मंगोल कहलाना, जंगेजी खां कहलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। क्यों? क्योंकि जो जंगेजी खान थे उन्होंने बहुत सारे लोगों की हत्या की थी, तो उनको मंगोल कहलाना पसंद नहीं था। अब हमने किस किस के बारे में पढ़ा था? मैंने आपको एक बात बताई थी कि भादसा लिख लेना, भादसा। इससे याद रखना, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां, फिर औरंगजेब। तो इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं, है ना। ये मेन थे, ऐसा नहीं है कि औरंगजेब के बाद कोई नहीं आया। लेकिन जो औरंगजेब थे वो, मतलब ये कह सकते हो कि औरंगजेब के बाद जितने लोग आए वो उतने काबिल, उतने योग्य नहीं थे जो कि शासन को अच्छे से संभाल पाएँ। प्यारे बच्चों, पिछली कुछ कार्यपत्रक में हमने प्रमुख मुगल सम्राट, उनके कार्यकाल के दौरान अभियानों और घटनाओं के बारे में जाना था। अब उनकी प्रशासनिक नीति के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं। प्रशासनिक नीति का मतलब है कि वो शासन, प्रशासनिक यानी कि शासन किस तरीके से चलाते थे, शासन चलाने के लिए वो क्या क्या अपनाते थे। शुरुआत में मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अब मान लो, देखो, ए, बी, सी, डी कोई राज्य है और ये हमारा औरंगजेब है या फिर अकबर है या जो भी हैं। तो इन्होंने क्या किया शुरुआत में? जैसे इसको कहा कि भाई देख, या तो तू हमारे अंडर काम कर ले, नहीं तो हम तेरे पे अटैक करेंगे। इसने मान लिया। इसने नहीं माना, इसने मतलब इसकी आधिपत्य नहीं माना, तो फिर इसके साथ युद्ध लड़ा गया। तो वो यही कह रहा है, क्या कह रहा है कि जब, मतलब शुरुआत में तो उसने उन सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, उनके साथ क्या किया? युद्ध लड़े। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो सभी शासकों ने अपनी इच्छा, स्वेच्छा, सब इच्छा मतलब अपनी इच्छा से सत्ता को स्वीकार कर लिया। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों, सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ कर दिया। अब देखो, मान लो, अगर मतलब सामाजिक समूह का क्या है मतलब है यहाँ पे कि भाई जैसे जैसे वो बढ़ते गए तो उन्होंने हर कास्ट के बंदे, हर मुस्लिम, हिंदू, सबको क्या करना स्टार्ट कर दिया? अपनी सत्ता में नियुक्ति करना स्टार्ट कर दिया, ताकि समाज में क्या रहे, एक शांति सी बनी रहे। शुरू शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक में ईरानियों, भारतीयों, मुसलमानों, अफगानों, राजपूतियों, मराठों, अन्य समूहों को भी शामिल कर लिया था। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह, जो नौकरशाह होते थे, जो इनके नीचे काम करते थे, उनको मनसबदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए, ठीक है। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए होता है जिन्होंने कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था, ठीक है, जिनको कोई सरकारी पद मिलता था, ठीक है, अपने दरबार के अंदर। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए एक तो पद मिलता था, दूसरा वेतन और तीसरा सैन्य का उत्तरदायित्व निर्धारित किए थे। पद और जो वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर करता था। अब जात क्या था? जात की संख्या जितनी अधिक होती थी दरबार में, अभिजात प्रतिष्ठित उतनी ही होती थी, यानी कि उतना ही उसका मनोबल होता था। उसका वेतन भी पर्टिकुलर उतना ही अधिक होता था। 5,000 जात वाले अभिजात को का दर्जा 1,000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा होता था, यानी कि जितने ज़्यादा जात उतने ज़्यादा। तो देखेंगे यहाँ पे, जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने जो सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे, वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे, उन सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्यवाहियों के बाद ही उन सैनिकों का वेतन धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, यानी कि जिन्हें जागीर कहते थे, यानी कि उनको एक ज़मीन का दे दी जाती थी। अब ज़मीन में जो भी कुछ उगेगा, जो उगाएंगे वो लोग उनको कुछ हिस्सा देंगे और उनसे ही उनको वेतन मिलेगा, जो तकरीबन एकताओं के समान होता था। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न होते थे। मुक्ति और मनसबदार जो अलग अलग होते थे, अपनी जागीरदार पर नहीं रहते थे, न ही उन्हें प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरदारों से केवल राजस्व एकत्रित करने का ही अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए इकट्ठा करते थे जब वे स्वयं देश के अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अकबर के शासनकाल के दौरान 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5,000 जात की पदवी के थे।
औरंगजेब के शासन के काल 5,000 जात की पदवी के 79 हो गए थे। अब यहाँ पे जागीरदारों का सावधानीपूर्वक आंकलन किया जाता था ताकि उनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। इसी तरीके से यहाँ पे आप इसको पढ़ लेंगे तो ये आपको क्या करना है, मनसबदार और जागीर में क्या संबंध होता था ये आपको लिखना है। फिर दूसरा क्वेश्चन, मुगलों के लिए केवल तुरानी या ईरानी ही नहीं बल्कि विभिन्न पृष्ठ के मनसबदारों की नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण थी। ठीक है। फिर यदि एक जात मनसबदार के पद और वेतन का द्योतक था तो सवार क्या दिखाता था, ये आपको बताना है। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो पहला क्वेश्चन करेंगे, मनसबदार और जागीर में क्या संबंध था। जो मनसबदार जो थे अपना जो वेतन थे, मनसबदार लिखेंगे, मनसबदार अपना जो वेतन था, अपना वेतन किससे पाते थे, अपना वेतन जागीर से प्राप्त करते थे। ठीक है, प्राप्त करते थे जो उनको जागीर से जो कर मिलता था उससे उनको मिलता था, और जो उनके नीचे काम करते थे उनसे वो इकट्ठा करवाते थे राजस्व। ठीक है, तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। अब सेकंड का देखिए, मुगलों के लिए केवल तुरानी या ईरानी ही नहीं बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमियों के मनसबदारों की नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण थी। तो जो भी समाज के जो विभिन्न वर्ग थे, ठीक है, समाज लिखेंगे, समाज के सभी वर्गों में सामंजस्य, यानी सामंजस्य का मतलब होता है मेल जोल, सामंजस्य व शांति रखने के लिए आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, के लिए उनको मनसबदारों की नियुक्ति अलग अलग पृष्ठभूमि से की। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, अब यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन का द्योतक था तो सवार क्या दिखाता था। तो सवार घोड़ों की संख्या का द्योतक था। क्या लिखेंगे आंसर में, आंसर नंबर 3, सवार क्या था, सवार घोड़ों, ठीक है, घोड़ों की संख्या का द्योतक था। यानी कि सवार का मतलब ये दिखाता था कि एक जो सैनिक है उसके पास कितने जो घोड़े होंगे। ठीक है, ये दिखाता था। ठीक है ना, तो ये हो गए हमारे तीनों क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको इस वीडियो को पहुंचाना है 500 लाइक्स तक। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।